हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बहुत सारे पेपरों में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में। ये वो प्रश्न हैं जो बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, मधुशाला के रचनाकार कौन हैं। यानी कि हिंदी साहित्य से हमें पहला प्रश्न देखने को मिला है। हमसे पूछा गया है मधुशाला किसकी रचना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है महादेवी वर्मा। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। तो मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मधुशाला, मधुबाला, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी ने करी हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। यानी कि हमसे उच्चारण स्थान पूछा गया है चा वर्ग का। ये प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइप करते समय, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि चा वर्ग ध्वनियां किससे उच्चारित होती हैं। एक प्रकार से यहाँ पर हमसे उच्चारण स्थान पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बत्सर्य से, दूसरा ऑप्शन तालव्य से, तीसरा ऑप्शन कंठ से और चौथा ऑप्शन दंत से। तो मैंने आपको केटीएम वाली ट्रिक अपनी पिछली वीडियो में बता रखी है। अगर आप सभी को वर्ग की ध्वनियां, उच्चारण स्थान याद करने में कोई दिक्कत आती है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। अगर उस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी टेट के बैच में मैंने क्लासेस डाल रखी हैं और थंबनेल पर ही वीडियो के केटीएम वाली ट्रिक करके लिख रखा है, तो आप उसके माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं वर्गों के उच्चारण स्थान। बात करते हैं चा वर्ग के उच्चारण स्थान की। तो ये हमारा होता है तालव्य से उच्चारित। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चा वर्ग हमारा तालव्य से उच्चारित होता है, जिसे हम तालु भी बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान से संबंधित है तीसरा प्रश्न। मैं अध्यक्ष फिर रिक्त स्थान अपने निर्णय पर पुनर्विचार फिर रिक्त स्थान निवेदन करता हूं, रिक्त स्थान को भरें। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है के और हेतु, दूसरा ऑप्शन को और का, तीसरा ऑप्शन की और से और चौथा ऑप्शन को और पर। यानी कि पहले रिक्त स्थान में एक शब्द आएगा और दूसरे में दूसरा आएगा। तो बात करते हैं मैं अध्यक्ष को, यहाँ पर हमारा को तो जरूर आएगा, तो को वाले ऑप्शन देखते हैं। को वाले ऑप्शन हमारे बी और डी हैं। इसके बाद हमारा पहला और तीसरा तो खुद ब खुद गलत हो गया। अब हमारे बचे मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने पर निवेदन, तो डी हमारा गलत हो जाएगा। पर कोई इस बात का सेंस नहीं बना रहा है कि पुनर्विचार करने पर निवेदन करता हूं। नहीं, करने पर निवेदन हम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जो पेपर लेती है बोर्ड, जो हमारे आयोग होते हैं, उन्होंने भी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी ही सही उत्तर माना है। तो हमारा सही वाक्य बनेगा, मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं। और अगर आप पर भरेंगे तो देखिए सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने पर निवेदन करता हूं, ऐसा नहीं करने का। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। फूल कौन सी संज्ञा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हमें बताना है कि फूल जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है समूहवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा। तो बात करते हैं चौथे प्रश्न के सही उत्तर की। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। फूल जो होता है वो हमारा फूल एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब संज्ञा से आपको
या तो भाववाचक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर जातिवाचक से, या व्यक्तिवाचक से। ये तीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इन तीन से ही अधिकतर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आपको फूल दिया गया है, लेकिन आपसे कहा जाए कमल का फूल, यानी कि एक प्रॉपर नाम बता दिया, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के, यानी कि विशेष की जब कोई बात करता है, किसी एक वस्तु को पॉइंट आउट करता है, एक ही वस्तु के बारे में जानकारी देता है, वहाँ हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो अगर हम कह दें गुलाब का फूल, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब हम कहेंगे केवल कि फूल, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न हमें अलंकार से संबंधित दिया गया है। सजना है मुझे, सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन यमक अलंकार का, दूसरा ऑप्शन अनुप्रास अलंकार का, तीसरा ऑप्शन रूपक अलंकार का, और चौथा ऑप्शन छेकानुप्रास अलंकार का। तो यहाँ पर सजना और सजना शब्द दो बार प्रयोग किया गया है। एक सजना हमारा डेकोरेशन से संबंधित है, और एक सजना हमारा पति को दर्शा रहा है। तो बात करते हैं, जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर होता है हमारा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जहां पर हमारे वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। जैसे चंदी, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, यहाँ पर तावर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमें दिया गया है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? अभी आपने एक संज्ञा का क्वेश्चन देखा था, अब दूसरा आपसे यही संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो आपको संज्ञा के पांचों जो भेद हैं वो बहुत अच्छे से पढ़कर जाने हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि जो ईमानदारी शब्द है वो हमारा कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो बात कर लेते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसके बाद बात करते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो वे संज्ञाएं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, वो हमारी भाववाचक संज्ञा आती हैं। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो इस प्रश्न से आपसे दो प्रश्न बन सकते हैं, आगे बताएंगे। पहले इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रूढ़, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है यौगिक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है योग रूढ़, और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो लंबोदर कौन सा शब्द है? यानी कि रचना के आधार पर जो हमारे तीन प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़, उनमें से हमें बताना है कि लंबोदर किसके अंतर्गत जाएगा। अब देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़। लंबोदर हमारा योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत जाएगा। तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो टूटने पर किसी अन्य के बारे में जानकारी दें, हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सभी हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपसे शब्द पूछा गया, लेकिन आपसे पूछ सकता था कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो आप लोगों को यहाँ से समास से संबंधित भी क्वेश्चन बन सकता है। तो समास हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार हमारा दशानन भी हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा, और हमारा बहुत सारे शब्द होते हैं बहुव्रीहि समास के, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न की। बहुत ज़्यादा टाइम न लेकर जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारे उदाहरण देने लगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हमें 10 मिनट से लेके 12 मिनट तक क्लास ख़त्म भी करनी होती है। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, और नया प्रश्न भी है, पेपर में पूछा जा सकता है हिंदी के कोई से भी। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया सुधा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया चंद्रमा,
तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रकृति और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है धरती। तो वसुधा शब्द का हमें अर्थ बताना है। तो वसुधा शब्द का अर्थ होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, धरती। वसुधा शब्द का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसुधा को हम बोलते हैं धरती। इसके बाद बात करते हैं नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न, सोना कौन सी संज्ञा है। देखिए 10 ही प्रश्न में 3 प्रश्न संज्ञा के आपके आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, हमें बताना है सोना कौन सी संज्ञा है। ये हमारा सोना स्लीपिंग वाला नहीं है, सोना गोल्ड वाला है, जो हमारा सोना आभूषणों के काम में आता है। पहला ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि सोना जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आपको कोई भी सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल कुछ भी देखने को मिले वो हमारा आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारा सोना शब्द आता है। नवे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि है हमारा 10वां प्रश्न, सतसई के लेखक कौन हैं। हमें बताना है सतसई किसकी रचना है। पहला ऑप्शन भगवती चरण वर्मा, दूसरा ऑप्शन बिहारी लाल जी, तीसरा ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन और चौथा ऑप्शन अशोक सराफ। सतसई के लेखक कौन है, हमें यह बताना है। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो सतसई के लेखक हैं हमारे बिहारी लाल जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिहारी लाल जी की रचना है हमारी सतसई। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।